दोनों जो हैं पूरी तहजीब का परिचय दे रहे हैं और ये पता नहीं क्या है, बाएं साएं बौखलाहट किसरे हाथ बौखलाहट में क्या क्या जरयत किए जा रहे हैं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते चले जाए। हाथ से पैसे जा रहे हैं सुधांशु जी, इनके हाथ से पैसे जा रहे हैं। जितना पैसा इनको मिल रहा था बंद हो रहा है अप्रैल से, आप समझ जाए। तो तब कभी कभी ऐसे में आदमी जो हो जाता है उसे उर्दू में कहते हैं खप्तुल हवास। तो मुझे लगता है कि ये खप्तुल हवास होते नजर आ रहे हैं। अच्छा बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टियां इनकी भी हो, इनके लोगों की हो, इनकी पार्टी के लोगों की हो। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुसलमानों का हक मारकर मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने रखा हुआ है और वो आज भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूं, मैं जहां तुमको बांध दूंगा वहां बांधना। मैं कहूंगा कांग्रेस को वोट दो तो कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट दूं कहूंगा सपा को वोट देना, मैं कहूंगा ममता बनर्जी को वोट दो तो ममता बनर्जी को वोट देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिहाद शब्द यूज किया गया 2024 में, तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था मेरे भाई। हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक रैलियां हुई, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और जब फिलिस्तीन बोला गया पार्लियामेंट में, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। करने के लिए इंस्पेक्टर अयूब पंडित का मर्डर हुआ, बताइए उलेमा काउंसिल ने क्या बोला हो? साहब का मुंह मुकद्दस रखा है, उस पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया मेरे भाई, तब भी कोई नहीं बोला कि हमारे मुकद्दस मुकाम के साथ क्या हो रहा है। ये भोला समझ रखा है, क्या समझ रखा है ये भोले भाई, वरना मैंने आधा दर्जन उदाहरण बनाए। एक मिनट अभी मौका है, रुको जरा। करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति, मगर कौड़ी भर किराया। कहते किराया है ही नहीं, किराया है ही नहीं। मदरसों को बंद कराने की चक्कर कर रहे, कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चला रहे लोग, क्यों खामोश बैठे हुए? अरे पूछता है भारत तुमसे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कहां पे चला है रिजवी साहब? आप करीब साहब, पूछता है भारत तथ्यों पे बात। प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में मेरे ही लाइन पे कब्जा करते हुए तथ्यहीन एक बात कही गई है। नाम ले रहे हैं, पूछता है भारत, नाम लीजिए, नाम बताइए, ये चैलेंज है मेरा, नाम बताइए, क्यों नहीं किया, किसने रोका? तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस वक्फ बोर्ड अब कानून बन चुका है, जिसे संसद और राज्यसभा से दोनों से पास कर दिया गया। पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। अब अगर वक्फ कानून से किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कोड है, लेकिन 140 करोड़ के देश में मुट्ठी भर लोग सड़क पर कब्जा करने लगे हैं और भगवा झंडा लहराने वालों के साथ मारपीट की जा रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए। ऐसे में एक बात साफ है कि कुछ मुगलिया सोच वाले हावी हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों को सड़क पर कब्जा करने का अधिकार किसने दिया? क्या हिंदुस्तान में भगवा झंडा लहराना पाप है? क्योंकि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मुर्शिदाबाद में लोगों के घर में पानी में जहर मिलाया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसी पर डिबेट होने वाली है, जिसमें देखते हैं कुछ कट्टरपंथी मौलाना क्या कहते हैं। सुधांशु जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। आपको पता है कि राम मंदिर मामले और वक्फ बोर्ड क्या क्या कनेक्शन है? बताइए, अगर पता है। हवा मत बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए, डेट के साथ। पता है, नहीं पता है तो मैं बता। पता क्यों नहीं है? यही मैं राजनीति बताना चाहता हूं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर मामले में पक्ष ही नहीं था, वो दिसंबर 1961 में बना है। 1961 से पहले सारा मुकदमा केवल हिंदू पक्षों के बीच में था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्ति प्रकट होने के बाद 12 साल का टर्म होता है कि आप टाइटल सूट, आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। जब 12 शांति 1 वर्सेस 4 चल रहा है। प्लीज, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें बना, पार्टी क्यों बना? ये लेफ्टिस्टों सेक्युलरिस्टों ने समझाया कि तुम लड़ो। जेके मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका तब ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे लिए उस जमीन की कोई अहमियत नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत अहमियत है, इसीलिए 12 साल वक्फ बोर्ड ने क्लेम नहीं किया। तब आ गए क्लेम करने के लिए। और उसके बाद आज मैं बताना चाहता हूं, मौलाना अंसार रजा ने कहा भोले भाले मुसलमान तुम्हें अंसार रजा जी, सुन लीजिए अंसार रजा जी, कि ये हिजबुल्लाह और हमास के पोस्टर लेकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं? ये फिलिस्तीन और हमास के नारे लगाकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं? भोले वाले हिंदू कह रहे हैं ना। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी। ये फिलिस्तीन वाला क्या चल रहा है? रजा साहब जवाब देंगे, रजा साहब जवाब देंगे। चार नहीं बोल सकते, एक बार रजा साहब जवाब देंगे। आप इंटरप्ट ना करें ना, सुधांशु त्रिवेदी को रजा साहब जवाब देंगे। रजा साहब, अरे भाई आप रजा साहब, आपसे सीनियर हैं, इनकी बात सुनिए। बहुत देर आप चिल्ला चुके हैं इधर उधर, पूरी बात सुनिए। एक मिनट, पूरी बात सुनिए। बुरहानपुर का विधानसभा का चुनाव 2023 का मध्य प्रदेश में हमास के समर्थन में नारे लगाए किसने? कांग्रेस की प्रत्याशी ने। वोट जिहाद शब्द यूज किया गया 2024 में, तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था मेरे भाई। हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक रैलियां हुई, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और जब फिलिस्तीन बोला गया पार्लियामेंट में, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और मैं भोले भाले मुसलमान की तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं किसी मौलाना ने कभी बोला कि कश्मीर में हर जुमे की नमाज के दिन एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करती हुई? आपने क्यों नहीं कहा हमारे मुकद्दस मजहबी मुकाम का यूज किया जा रहा है मर्डर करने के लिए? इंस्पेक्टर अयूब पंडित का मर्डर हुआ, बताइए उलेमा काउंसिल ने क्या बोला हो? तब किसी भोले भाले मुस्लिम से आपने नहीं पूछा कि चरारे शरीफ जला दी गई, ये दरगाह जला दी गई, ये हमारे मजहब का अपमान था, तब क्यों नहीं चू बोला?
अब किसी भोले भाले मुसलमान को क्यों नहीं बताया कि सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हिंदुस्तान में है तो हजरत बल है, जहां मोहम्मद साहब का मुंह मुकद्दस रखा है, उस पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया मेरे भाई। तब भी कोई नहीं बोला कि हमारे मुकद्दस मुकाम के साथ क्या हो रहा है। ये भोला समझ रखा है, क्या समझ रखा है? ये भोले भाले हिंदू की बात नहीं है, भोले भाले मुसलमानों के ऊपर नहीं, खुद बोलिए, खुद सुनिए। नहीं, रजा साहब कुछ तो बोले करने वालों का। देखिए, वरना मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिनाए। एक मिनट, अभी मौका है रशीद शरीफ साहब का। रशीद शरीफ साहब जवाब देंगे और ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आज। और रशीद शरीफ साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, ये कब तक चलेगा भाई? करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, कहते किराया है ही नहीं, किराया है ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि वक्फ की 5% प्रॉपर्टी लोगों ने बेच दी, फिर भी कुछ नहीं कहा। शरीफ साहब देखिए जी, शरीफ साहब आप बोलिए जी, बोलिए अनाब जी। जी जी सर, मैं सदाशिव जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल है सो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज है सो, ये मुसलमानों से ताल्लुक है इसका। मैं सदाशिव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं तुम? पूछता है भारत पंडितों को क्यों नहीं लाए कश्मीर से? पूछता है भारत तुमसे क्यों नहीं लाए असल में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लाए? मुद्दे पर रहिए शरीफ साहब, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, हो गए तुम लोग, मुद्दे पर रहिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ अर्नब जी, जब से ये बिल पास हुआ बीजेपी आरएसएस पूरे एक्टिव क्यों हो गए? क्यों मस्जिदों को घेराव कर रहे हैं, मस्जिदों के अतराफ कर रहे हैं, मदरसों को बंद कराने की चक्कर कर रहे हैं, कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चला रहे हैं लोग, क्यों खामोश बैठे हुए? अरे पूछता है भारत तुमसे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कहां पे चला है रिजवी साहब? आप शरीफ साहब, पूछता है भारत, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे बात करें। तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सच्चाई से बात करें, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं रशीद साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको रशीद शरीफ साहब। एक मिनट रशीद शरीफ साहब, ये रशीद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रशीद शरीफ साहब मेरे ही प्रोग्राम का, एक मिनट सुधांशु जी, कुछ नहीं है जी सुधांशु जी, पूछता है भारत, आपका प्रोग्राम है, मैं पूछता हूं हिंदू मुसलमान कब सुकून से रहेंगे देश में? मैं पूछता हूं। मैं देखिए शरीफ साहब, सुधांशु जी आपका जवाब देंगे, मगर दोस्तों ये पूछता है भारत है मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे ही प्रोग्राम में मेरे ही लाइन पे कब्जा करते हुए तथ्यहीन एक बात कही गई है। और मैं सिर्फ शरीफ साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं कि शरीफ साहब, दोबारा पूछ रहा हूं आपको मैं, आपने मदरसों की बात की, मदरसों को 14,014 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। कब्रिस्तान की बात की तो कब्रिस्तान को 1,50,570 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। तो मुझे बताइए वक्फ में कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए? एक का नाम ले लें। पूछता है भारत, नाम लीजिए, नाम बताइए, ये चैलेंज है मेरा, नाम बताइए। क्यों नहीं किया? किसने रोका? स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा बहाना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जितने भी जमीन है डिफेंस बहाना, ये बहाना है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, ये बहाना है शरीफ साहब। सच्चाई तो मैं सामने ले आया हूं। शरीफ साहब बहुत जोश में बोल रहे थे, इन्होंने कहा मदरसे बंद करवा दिए। मैं भी चैलेंज करके कहता हूं, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, झूठ बोलते हैं सरासर। अरे इलीगल है तो बंद होगा भाई, इलीगल तो कोई स्कूल चलेगा तो बंद होगा, इलीगल गाड़ी होगी तो बंद होगा, इलीगल प्रॉपर्टी होगी तो बंद होगा। लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए। हमारी कोशिश है, फिर चिल्लाने लगे, हमारे मदरसों की मस्जिदों की। अरे लीगली रजिस्टर्ड क्या लीगली रजिस्टर्ड था और बंद कर दिया गया? जवाब बताइए। लीगली रजिस्टर्ड था तो बंद कर दिया गया, बताइए। एक नहीं है आपके पास। लीगली रजिस्टर्ड कब्रिस्तान बताइए, एक नहीं है। और मैं मौलाना साहब आपसे पूरे अदब से पूछता हूं, इस्लाम में कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आया? रजा साहब, अंसार का कॉन्सेप्ट, रजा साहब जवाब दें। और इस बारे में रजा साहब जवाब देंगे, जवाब दें। जाकिर नाइक जैसे लोगों का वीडियो अवेलेबल है। और अरब वॉल्यूम बढ़ाइए, बनी नहीं सकती थी, पानी बहुत कम था। क्या बात करने लगते हैं साहब? अब आके कब्र और कब्रिस्तान और सारी बातें होने लगती हैं। फिर भी बताइए, रजिस्टर्ड एक कब्रिस्तान जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक मदरसा जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन जो बंद हुआ हो, यहां तक कि उल्टा है। आपने तो एएसआई वाली जो मस्जिद थी वो कब्जा कर ली थी, एएसआई की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली थी। फिर आप कहते हैं कि साहब हर जगह पब्लिक मीटिंग समझ लेते हो कि जैसे भाजपा की लीगली रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो किसी ने छीनी हो, हां अब इलीगल आप कब्जा करके रखेंगे तो। अच्छा, आपको किस स्टाइल से पसंद है? तीन तरह के अप्रोच होते हैं मेरे। करके बात करो, अच्छा लगता है, एक देखिए, आप इंसाफ की बात करते हैं। हाँ, तो आपको कैसे, आपकी मरम्मत कैसे करूं? आप कैसा चाहेंगे? आप डर के भाग मत जाओ। अरे अर्नब जी, आप डर के भाग मत जाओ मेरे से।
आप मेरे से डर के भाग मत जाओ। वारिस पठान फोन पे ओवैसी ने अभी कहा है आपको कि हार रहे हो और बिल्कुल हार रहे हो। मेरी बात सुनिए, बात यह है, देखिए वारिस पठान के पास बहुत पैसा है अंसार रजा जी। आप कहते हैं आप गरीब नवाज फाउंडेशन है, मैं चाहता हूं आप एक अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए और एक अति अमीर नवाज फाउंडेशन बनाइए, अति अमीरों के लिए फाउंडेशन बनाइए अंसार रजा जी, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी को उसका चेयरमैन बना दे। इनसे अमीर आदमी शायद देश में और कोई नहीं होगा। और हमेशा कहते हैं लोग कि मुसलमान बेहाल है, अगर मुसलमान बेहाल है तो वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़ की जमीन है, 9.5 लाख करोड़ की जमीन। अरे चुप रही है, अरे मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं, आप चुप रही है ना। अरे आप चुप रही है ना, मैं रजा साहब से बात कर रहा हूं। रजा साहब रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का, ठीक है, और जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम्हारे 50 आदमी थे, कहां है आपके 50 की भीड़? कहां है तुम्हारी 50 की भीड़? कहां है अभी कहां है 50 की भीड़? हजारों थे वहां। अरे 60 लोग को तो पुलिस हिरासत में ले गया उठा के। 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ, 60 लोग तो थे ही नहीं तुम्हारे साथ, और कहते मैं सारे मुसलमानों के लिए बोलता हूं, मैं मुसलमानों का आवाज हूं, मैं मुसलमानों का आवाज हूं। अरे नहीं सुधांशु जी मूल मुद्दा क्या है? एक मिनट रजा, नहीं मूल मुद्दा, अरे मूल मुद्दा है ये क्या डिबेट हो रही है? नहीं वारिस पठान को साइड करिए, रजा साहब को लाइए, रजा साहब को और सुधांशु को। 4 लोगों को बोलने ही नहीं दे रहा है। आदत से मजबूर है, किए हुए डिबेट को आदत से मजबूर है, क्या करें? राशिद साहब शांति से बैठे सुन रहे हैं, मौलाना अंसार रजा शांति से बैठ रहे, दोनों जो हैं पूरी तहजीब का परिचय दे रहे हैं, और ये पता नहीं क्या है, बाएं साएं बौखलाहट, किसरेहाट बौखलाहट में क्या क्या जरैयत किए जा रहे हैं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते चले जाए। हाथ से पैसे जा रहे हैं सुधांशु जी, इनके हाथ से पैसे जा रहे हैं, जितना पैसा इनको मिल रहा था ये बंद हो रहा है अप्रैल से। आप समझ जाइए वारिस पठान की हालत। हमारी जमीनें बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टियां इनकी भी हो, इनके लोगों की हो, इनकी पार्टी के लोगों की हो, क्योंकि भाई हैदराबाद में तो आज तक हमेशा से इन्हीं का ही रहा है। तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि अरे साहब इतना मामला डूबा जा रहा है, तो तब कभी कभी ऐसे में आदमी जो हो जाता है उसे उर्दू में कहते हैं खप्तुल हवास। तो मुझे लगता है कि ये खप्तुल हवास होते नजर आ रहे हैं। वारिस पठान साहब आप इतना तो वारिस पठान को दिखा दीजिए करने वाले कि गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए हैं वक्त बता दें। उसके बाद कहें कि हमारा ये हक मारा जा रहा, हमारा वो हक मारा जा रहा। हकीकत तो ये है कि ये मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने मुसलमानों का हक मार के रखा हुआ है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुसलमानों का हक मारकर मुस्लिम वोट के ठेकेदारों ने रखा हुआ है, और वो आज भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूं, मैं जहां तुमको बांध दूंगा वहां बांधना। मैं कहूंगा कांग्रेस को वोट दो तो कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट दूं कहूंगा सपा को वोट देना, मैं कहूंगा ममता बनर्जी को वोट दो तो ममता बनर्जी को वोट देना, और उसके बाद गरीबों गुर्बत रहना, फिर जब मैं आवाज दूं तो निकलना और वोट देकर चले जाना। वरना ये बता दें कि मुसलमानों की तरक्की के लिए कौन से 4 काम किए हैं इतनी बड़ी जमीन के साथ, जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, शायद पूरी दुनिया में। वक्फ बोर्ड भी छोड़ दीजिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास दुनिया में इतनी बड़ी लैंड नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास। तो इस डिबेट को देखने के बाद इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।